And now, आज की डेट में जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कि आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग या आइडिया है जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है कि उसकी क्या रिस्क एसोसिएटेड है उस इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और क्या रिस्क के अगेंस्ट में आपको रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, सिर्फ आप देख के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, यही जहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, वहाँ आपने कर दिया है, तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो और फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। क्योंकि आप ये समझो, आज की डेट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के, अगर आप इस चीज़ को बिना देखे दाखे कर रहे हो, बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो फिर तो आप बिल्कुल ही गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। चलो, आज वही से अंदर 6 एसेट क्लासेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एसोसिएट करते हैं कि उसका क्या रिस्क है, उसका क्या क्या रिवॉर्ड्स है। ठीक है, पहला इक्विटी। अब इक्विटी क्या है? इक्विटी वही हो गया जो आपका स्टॉक मार्केट वाला है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। रिस्क वही है कि आपका इसमें कंपनी डिफॉल्ट होने का वैल्यू का ज़्यादा रिस्क है कि भैया कंपनी जो आपने चूज़ करा, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स नहीं चूज़ करा है तो आप गलत कर सकते हो, और आप उसके अकॉर्डिंग ही गलत तरीके से आपका पैसा भी डूब सकता है। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेकर चल रहे हो तो इक्विटी मत छुओ, तो आपको उतना ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, अब रिवॉर्ड का क्या है, मतलब रिटर्न का कितना एक्सपेक्टेशन है? रिटर्न आपका एक्सपेक्ट वही रहता है कि आप 16% से ऊपर के उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो एज एन इक्विटी के अंदर, पर आपने अगर सही फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक चूज़ करा है तो। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वही हुआ जो भी आपका सेविंग अकाउंट में हो गया बैंक में, या आपके पास हाथ में कैश रखा हुआ है, आपने कहीं पर एज एन शॉर्ट टर्म इक्विवेलेंट में जो आपका सेम तरीके का रिटर्न है वो 5 to 6% के आसपास का, 5 to 6 की अगर आपको ज़्यादा। फिर आता है आपका कमोडिटीज़ में आपका गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल आएगा। उसमें फिजिकल एंड ETF, अगर म्यूचुअल फंड अलग अलग लेवल के रहेंगे तो वो उसके ऊपर रिस्क एसोसिएटेड रहेगा। क्योंकि अगर आपका फिजिकल है तो आपको ये भी हो सकता है कि आपने गलत जगह से इन्वेस्टमेंट कर लिया हो, गलत जगह से बाय कर लिया हो फिजिकल गोल्ड, तो वो आपका गलत हो सकता है। क्या पता उसमें कुछ ना कुछ मिक्सर हो ना हो। ठीक है, तो वो है। और रिटर्न आप एक्सपेक्ट इसमें वही अप्रॉक्स कर सकते हो कि जो आपका रहेगा 10 to 12% के आसपास। तो उसमें कुछ ना फिक्स इनकम में वही आएगा आपका FDs, बॉन्ड्स एंड ऑल। तो उसमें वही है कि आपका लिक्विडिटी मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, गारंटेड रहेगा। तो इसमें आपका मेजरली जो फिक्स परसेंटेज है वही आपको रिटर्न मिलेगा इसके साथ साथ। फिर आता है आप रियल एस्टेट। अब बहुत ज़्यादा आपका फंड एसोसिएटेड रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा इसके अंदर एक लेवल पर। ठीक है, और फिर वही है कि डिफ़ॉल्ट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क नहीं है कि जिस आपके पास आज तो आपने बाई कर लिया पर आपको क्या पता बेच ना पा रहे हो। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा रिटर्न भी इसी के साथ है, 16% से ऊपर तो रिटर्न आता ही आता है। जो भी हम बात कर रहे हैं वो ईयरली बेसिस पे बात कर रहे हैं। फिर आता है न्यू वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आज की डेट में नए तरीके की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे आपका हो गया बिटकॉइन, NFTs एंड ऑल। तो इनके साथ वही है, क्योंकि इनमें कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है जो पूरा का पूरा एनालाइज करे, कोई भी गवर्नमेंट इनको सुपरवाइज नहीं करती है। ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम वही आ जाती है, क्योंकि इसके साथ अगर है तो आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क इसमें 100% हो जाता है। आपने आज इन्वेस्टमेंट्स करा, क्या पता कल के दिन वो 100% आपको रिटर्न दे दे, 50% रिटर्न दे दे। ठीक है, और उससे नहीं गिर भी जाए, तो वो एक एसोसिएशन इसके साथ रहेगा। और कोई का ETF नहीं, क्या पता आपका NFT बंद हो जाए, क्या पता आपका। देखो, एनालाइज करो, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट्स करो। चलो, बाय।